नमस्कार। सच ही कहा गया है, ठोकर पे ठोकर खाकर भी जो नहीं संभलते हैं उनका हश्र भी भारत की तरह होता है। आज पूरी संसद में और पूरे देश में जनमानस में एक ही प्रश्न है, आखिर चीन भारत की भूभाग को कितना कब्जा करना चाहता है। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्ती देशों को, भारत विरोधी देशों को कब सबक सिखाएगा। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने कल इसी माह 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग क्षेत्र से लगे हुए 35 किलोमीटर दूर यांगसे, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, जहां मार्च के महीने तक बर्फ पड़ा रहता है, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन ने भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की। भारतीय सैनिकों को कहा कि आप हमारे क्षेत्र में हैं। भारतीय सैनिकों ने उन्हें समझाया ये भारतीय क्षेत्र है। इसी द्वंद्व में दोनों सेनाओं के वो टुकड़ी के साथ झड़प हो गई, हिंसक झड़प हो गई। कई भारतीय सैनिक जख्मी हुए और उससे ज़्यादा चीन के सैनिक जख्मी हुए। उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद दोनों देशों के उस क्षेत्र के कमांडरों की झंडा बैठक हुई और उसमें दोनों तनाव दूर हुआ। चीन ने पहली बार कहा, इस तवांग क्षेत्र में हुए संघर्ष के बाद चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसमें अभी नियंत्रण में है। स्थिति का ये है कि चीन ने जिस प्रकार से 2020 में गलवान क्षेत्र में इसी प्रकार की हिंसक झड़प की थी और मुंह की खाई थी। सवाल ये नहीं है कि चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए, भारत के सैनिक घायल हुए। आखिर चीन जो इस समय पूरे संसार में ताइवान के साथ होने वाले संघर्ष के कारण घिरा हुआ है, अमेरिका का एक तरफ, अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा का बीड़ा उठा रखा है। अमेरिका के साथ पूरा नाटो संगठन कदम से कदम मिलाए खड़ा है। वहीं अमेरिका ने चीन पे शिकंजा कसने के लिए, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, संसार की सुरक्षा के लिए एक क्वाड संगठन बनाया है, जिसमें भारत को भी सम्मिलित किया गया, जिसमें कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देश हैं। चीन को अपनी स्थिति को समझ में नहीं आ। चीन की भी ऐसी हसरत है कि वो अपने पहले भूभाग जो ताइवान के नाम पर पश्चिमी देशों ने अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया, उसको अपने भूभाग को अपने साथ मिलाए। परंतु चीन के एक नापाक इरादा ये भी रहा, उसने अपने तमाम पड़ोसी देश, जो भी देश उसके पड़ोस में रहे, उनके भूभाग पे कब्जा करने की कोशिश की। इसी के साथ भारत के साथ उसने, जहां भारत के साथ 1952 में देश वांडुंग सम्मेलन में पंचशील के सिद्धांतों को आत्मसात करने की बात कही, एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता को सम्मान करने की बात कही, परंतु चीन ने भारत की सहृदयता को, भारत की मित्रता को कायरता समझकर 1962 में भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन को
कब्जा कर लिया। हमारे सैनिक मारे गए। भारत को पंचशील और चीन से मिले इस करारे सबक के बाद भारत संभला। 1967 में भी चीन ने फिर नापाक कार्य किया, परंतु 1968 में भारतीय सैनिकों ने जो चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं हुई। चीन ने भारतीय सीमा के, भारत के अभी संसद में विदेश राज्य मंत्री ने, मुरलीधरन ने एक लिखित उत्तर में बताया था कि चीन ने 43,180 वर्ग किलोमीटर भूभाग पे कब्जा है, जिसने पाकिस्तान ने 2 मार्च 1963 को पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसका 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन जो क्या गाम घाटी में है उसको चीन को सौंप दिया। वहीं पाकिस्तान ने भारत की 78,000 वर्ग किमी कब्जा कर रखी है। कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर का जो क्षेत्रफल रहा 2,22,000 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 1,01,000 वर्ग मीटर भारत के पास है इस समय, और 1,21,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने चीन और खुद कब्जा कर रखा है। ये शोध का विषय है। भले ही भारत सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संसद में ये कहें कि वर्तमान में चीन ने 1 इंच भारत की जमीन पर कब्जा नहीं की है, परंतु हकीकत यह है चीन ने भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये इसकी सरकार में हुआ या उसकी सरकार में हुआ, संसद में हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। भारत की एक नीति साफ होनी चाहिए। वो ये होनी चाहिए, क्या नीति है कि चीन पे अंकुश कैसे लगाया जाए। इसलिए भारतीय संस्कृति की नीति कहती है, एक जो नीति थी राष्ट्र की, भारत की, जिससे कभी विदुर नीति और चाणक्य नीति के नाम से जाने जाते थे। हमारे शास्त्रों में राज शासकों का क्या कर्तव्य होता है और ऐसे दुष्ट लोगों को जो आतंकियों को संरक्षण दे, मानवता के दुश्मनों को संरक्षण दे, उन पर अंकुश लगाने के लिए हमारे शास्त्रों में साफ शब्दों में कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरे। उनको पंचशील के सिद्धांतों से चीन जैसे आतंकी सरप्रस्त देश को नहीं रिझाया जा सकता है, उसको झूले झुलाने से ही नहीं रिझाया जा सकता है। चीन की एक विस्तारवादी सोच चीन के लिए आत्मघाती साबित होगी। जिस प्रकार से चीन इस समय पूरे संसार में अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से उनके भूभाग पर कब्जा करने की नापाक कृत्य करता है, उसके कारण उसकी सुरक्षा खतरे में। एक तरफ अमेरिका का विश्व में जो वर्चस्व की नीति है, उसके सामने चीन उसको आज अपना प्रबल प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा है। तो चीन के अस्तित्व पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने ताइवान को संरक्षण दे रखा है। वो भारत के साथ मिलकर अभी जो चीन सीमा से लगे उत्तराखंड की ओली क्षेत्र से आगे जो चीन की सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। उस युद्धाभ्यास से चीन एकदम उखड़ गया। भले ही चीन इस बात का भान होना चाहिए, मित्रता कभी एक पक्षीय नहीं होती है। चीन ने जो अभी तक कुकर्म किए भारत के साथ, पाकिस्तान को
पाकिस्तान के आतंकियों को संरक्षण देने के लिए जो आतंकी भारत को तबाह करने में लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में आना चाहते हैं, उन आतंकियों को संरक्षण देने के लिए उसने बेशर्मी से संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पाकिस्तान का साथ दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। चीन ने जिस प्रकार से एक स्वतंत्र देश तिब्बत को हड़प लिया है, भले ही भारत सहित अन्य देश उसको चीन का हिस्सा मान ले, पर इतिहास में सच्चाई नहीं मिट सकती है। निहित स्वार्थ के लिए कुछ लोगों के समझौते से सच्चाइयाँ नहीं मिटती है। इसलिए हमारा ये मानना है कि चीन के लिए भारत सरकार को ये नहीं है कि हमारे शासनकाल में कब्जा किया, किसके शासनकाल में कब्जा किया। देश की पाठ्य पुस्तकों में देश की समाज को, देश के आम जनमानस को ये बताना चाहिए कि चीन ने भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रखी है। जो गलवान में पिछले समय चीन ने किया, या अभी त्वांग में यांगसेन से में किया, उससे एक बात स्पष्ट है, चीन कभी झूले झूलने से या पंचशील की बीन बजाने से नहीं मानता है। चीन हो या आतंकी पाकिस्तान, जिसने 1947 के बाद भारत के करोड़ों लोगों को, 22 लाख निर्दोष लोगों का कत्लेआम 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान ने जो भारत की संसद से लेकर आज भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकी हमले का बरसी है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं, उन बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने उस आतंकी हमले को निष्फल किया। पाकिस्तान की तमाम दहशतगर्दों ने जो भारत की संसद पर, देश के सर्वोच्च सदन पर हमला करने का नापाक कृत्य किया, उसको जमी दोज करने का काम किया था। ऐसे आतंकियों को संरक्षण देने का काम आज भी चीन बेशर्मी से कर रहा है। और चीन ने पाकिस्तान के साथ गठजोड़ करके भारत के खिलाफ चारों तरफ से घिरने का एक जो चक्रव्यूह बना रखा है। भारत को उसका भी मुंह तोड़ जवाब देना है। परंतु मैं देख रहा हूँ इतिहास के पन्नों से संसद पर हमला हो या मुंबई पे आतंकी हमला, पठानकोट पे आतंकी हमला, उड़ी और पुलवामा सहित तमाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान की लिप्तता के बावजूद देश के हुक्मरानों ने चीन द्वारा हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा करने के बावजूद भारत के हुक्मरानों ने आज भी चीन और पाकिस्तान को स्पष्ट दुश्मन का दर्जा नहीं दिया, आतंकी देश का दर्जा नहीं दिया। जो आतंकियों का बेशर्मी से संरक्षण कर रहे हैं, जो आतंकियों को पाल कर भारत में इस प्रकार की तबाही मचा रहे हैं, जो विश्व की अमन चैन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार को चाहिए था कि एक स्पष्ट नीति करे कि चीन और पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। पता नहीं किस मुगालते में भारत सरकार और तबाही को आमंत्रण करने के लिए चीन और पाकिस्तान से मैत्री का संबंध रखे हुए है, जबकि इतिहास इस बात की इजाज़त नहीं देता है। सच में ये कहा गया है, ठोकर पे ठोकर खाकर भी जो लोग नहीं संभलते हैं वो भारत की तरह, उनका हश्र भी भारत की तरह ही होता है। भारत सरकार को चाहिए, ये केवल मामला चीन पे कुछ सैनिकों के घायल होने का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान द्वारा कुछ भारत के भूभाग पे कब्जा करने का नहीं है, आतंकी कार्रवाई करने का। ये भारत की अस्मिता, अखंडता और भारत के 138 करोड़ लोगों की
जीवन और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, देश के नौनिहालों का, देश के सम्मान और देश की एकता और अखंडता का सवाल है, मानवता का सवाल है। भारत जहां सारे विश्व में कल्याण की बात करने वाला लोकशाही का सबसे बड़ा ध्वजवाहक देश है, वहीं पाकिस्तान और चीन लोकतंत्र के दुश्मन और आतंकियों के पोषण हैं। इस प्रकार के देशों को साथ व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समझौता रखना एक प्रकार से अपने विनाश को आमंत्रण करना। हमने भारत सरकार से कई बार कहा कि भारत के विनाश के लिए इस प्रकार के लोगों से दूर रखें, जिसमें भारत के उसमें भारतीय संस्कृति में साफ कहा, भगवान राम ने जब श्वेत बंधु रामेश्वरम में समुद्र में पुल मार्ग लेने के लिए रावण जैसे दुष्टों को संहार करने के लिए जब समुद्र में पुल बनाने का रास्ता मांगा था, विनय किया था, तो भगवान राम के विनय को समुद्र ने ध्यान नहीं। तब तुलसीदास के शब्दों में, विनय न मानत जलधि जड़ो, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होय न प्रीति। देश का शासन हो या देश का तंत्र हो, बिना भय के नहीं चलता। जिसे गीता में कहा गया, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि सत्पुरुषों की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करना भी पहला कर्तव्य शासकों का है, एक सुधीजनों का है, और देश का आम जनमानस इसको आत्मसात करता है। जब से हमने इस प्रवृत्ति को त्यागा, तब से भारत विश्व का सबसे दयनीय देश बन गया। ऐसा दयनीय देश बन गया, उसे इसका ज्ञान नहीं है कि मेरा नाम मिटा दिया गया है, मेरी भाषा मिटा दी गई है, मेरा इतिहास मिटा दिया गया। 1947 के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, जिस प्रकार से भारत में गुलामी की जंजीरों में बंद कर, स्वयंभू जंजीरों में अंग्रेजी और इंडिया का आत्म गुलामी की जंजीरें खुद ही अपने गले में डाल रखी है, उससे भारत की अस्मिता, कायरता, कार्पण्य दोष आ चुका है। जिसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृष्ठामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छे ईशानिश्चितम ब्रूहि तन्मय शिशस्ते ही स्वादिमात्मा प्रपन्नम। जब उन्होंने कहा कि मेरे कायरता और अज्ञानता के कारण मैं अच्छाई और बुराई का ज्ञानी, अच्छाई बुराई का ज्ञान न होने के कारण आज जो भारत को तबाही का काम कर रहा है, जिसने हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दी चीन ने, उससे भारत ने व्यापार, घाटे का व्यापार कर रहा है। भारत जब इतना बड़ा उसे आर्थिक मदद दे रहा है, चीन का 15वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है भारत, तो उस भारत में जिस समय 2021 में भारत $125.6 अरब का व्यापार भारत और चीन के बीच में हो रहा है, जिसमें चीन से हम आयात कर रहे हैं 97.5 अरब और केवल उसे बेच रहे हैं 28.1 अरब डॉलर। इतना घाटे का, दुश्मन को इतना सबल हम बना रहे हैं, अपने देश के आर्थिक संसाधनों, उद्यमों को जमी दोज कर रहे हैं और चीन पे आर्थिक निर्भरता बढ़ा रहे हैं। क्यों? जब तक हम चीन को शत्रु राष्ट्र, चीन से तब तक कोई वार्ता न हो, चीन से कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वो न हो, कोई संबंध न हो चीन और पाकिस्तान से, जब तक वो भारत के भूभाग को वापस नहीं दे देता, जब तक वो भारत के खिलाफ इस प्रकार से गलवान और त्वांग जैसा दुस्साहस नहीं करता,
जब तक वो भारत विरोधी आतंकियों को संरक्षण देने का काम नहीं करता। भारत की आखिर क्या मजबूरी है कि वो चीन को मजबूत करे, चीन के शासकों को झूला झुलाए, चीन के सामने पंचशील का विनय करे, जबकि हमारे शास्त्रों में यही कहा है कि दुष्ट जनों का संहार किया जाए। जो सारे मानवता को संहार करते हैं, जिन्होंने 20 लाख निर्दोष लोगों के जिनके कारण निर्ममता से संहार हुआ, भारत का विभाजन हुआ, उनको सटे साठ्यम समाचरे की जगह उनके दंडवत करना, उनसे अनय विनय करना, एक महाविनाश को आमंत्रण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर भारत जब तक इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, अपनी मजबूत ताकत को आगे नहीं करेगा, तो कभी चीन, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका और नाटो देश उसको यहाँ अनेक प्रकार के आतंकी कार्रवाइयों को संरक्षण देंगे। देश कमजोर होगा। यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन, कभी कश्मीर और पंजाब और पूर्वोत्तर के आंदोलनों को कौन हवा दे रहा है? उन देशों पर कड़ाई से निम्न। इसलिए भारत सरकार को चाहिए भारतीय संस्कृति का अनुसरण करे और सटे साट्यम समाचरे का करे। चीन से अगर लड़ने की हिम्मत न हो तो घर में बैठी। चीन को सबक सिखाने वाले जसवंत सिंह रावत को यही अरुणाचल में उन्होंने अकेले ही चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया था। 1968 में 800 चीनी सैनिकों का जिस प्रकार से भारत की बहादुर सेना ने संग्राम दिखाया, भारतीय शासकों को चाहिए चीन को मजबूत न करे। चीन जब तक दुष्टता नहीं छोड़ता है तब तक उसके साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार न करे। चीन के साथ तभी कभी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले इस प्रकार का व्यापारी, उसे तो आतंकी देश का दर्जा देना चाहिए। भले ही अमेरिका अपने गलबैया भरे, पर अमेरिका के साथ यही कहना चाहिए, अगर आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे तो हम भारत के साथ कारोबार हम नहीं होने देंगे। इस प्रकार की मजबूत नीति उन देशों को स्पष्ट करिए। आपने आतंकी देश को साथ देना है चीन और पाकिस्तान के साथ। अगर भारत के साथ मित्रता करना चाहता है, चीन खुले दिल से करे, भारत के साथ शत्रुता संबंध छोड़े तो तब उससे विनय हो, नहीं तो विश्वासघातियों को पीठ पे छुरा भोंकने वालों से कोई मित्रता नहीं होनी चाहिए। इसी से राष्ट्र मजबूत होगा। जय हिंद, जय भारत।